क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक सिर्फ 22 साल में कैसे बना? ताजमहल की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय गाथा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 17वीं सदी में बिना आधुनिक मशीनों के 20,000 कारीगरों ने मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचा जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। जब आप आगरा की सड़कों पर चलते हैं और अचानक ताजमहल आपकी नज़रों के सामने आता है, तो एक पल के लिए समय रुक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरती के पीछे कितनी अविश्वसनीय प्लानिंग और एग्जीक्यूशन छुपी हुई है? ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये है ह्यूमन अचीवमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। 1631 में जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का फैसला लिया था, तो ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये था एक असंभव सपना। आगरा के यमुना किनारे जहां आज ताजमहल खड़ा है, वहां पहले सिर्फ रेतीली जमीन थी, लेकिन शाहजहां के सपने में था एक ऐसा स्मारक जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होगा। शाहजहां ने पहले अपने बेस्ट आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का एक टीम बनाया। उस्ताद अहमद लाहौरी को चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया, जो पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल्स को परफेक्टली ब्लेंड करने में एक्सपर्ट था। लेकिन सिर्फ डिजाइन बनाना काफी नहीं था, असली चैलेंज था इस डिजाइन को रियलिटी में कन्वर्ट करना। पहली चुनौती थी नींव की। यमुना के किनारे की रेतीली मिट्टी पर 35,000 टन वजन का स्मारक कैसे खड़ा करें? ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये था एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हजारों साल तक खड़ा रहना था। मुगल इंजीनियरों ने एक क्रांतिकारी तकनीक अपनाई। उन्होंने 35 फीट गहरे गड्ढे खोदे और उनमें कुएं बनाए। इन कुओं को लकड़ी से ढका गया, फिर पत्थर, लोहा और चूने से भरा गया। ये था दुनिया की पहली पाइल फाउंडेशन सिस्टम का इस्तेमाल। लेकिन फाउंडेशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंजीनियर्स ने सिर्फ वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचा था। यमुना रिवर का फ्लड लेवल, सॉइल की नेचर और सीजनल चेंजेस, सब कुछ कैलकुलेट किया गया था। फाउंडेशन के अलग अलग लेयर्स बनाए गए थे। सबसे नीचे कंपैक्टेड अर्थ और स्टोन, फिर थिक वुडन प्लैंक्स वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके ऊपर स्टोन मेसनरी विथ लाइम वाटर और फाइनली मार्बल ब्लॉक्स जो विजिबल स्ट्रक्चर का बेस बनते थे। ये फाउंडेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि ये स्लाइड सेटलमेंट को भी हैंडल कर सकता था बिना स्ट्रक्चरल डैमेज के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए थे। फाउंडेशन लेयर्स के बीच फ्लेक्सिबल जॉइंट्स बनाए गए और आयरन डॉगल्स और क्लैंप्स का इस्तेमाल करके क्रिटिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को होल्ड किया जाता था। लेकिन साइज्मिक एक्टिविटी के दौरान स्लाइट मूवमेंट की अलाउंस भी थी। लेकिन असली चमत्कार था मटीरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ताजमहल के लिए सामान पूरे भारत से आया था। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर, फतेहपुर सीकरी से लाल बलुआ पत्थर, पंजाब से जैस्पर, चीन से जेड और क्रिस्टल। ये सब आगरा कैसे पहुंचा? ये था प्री इंडस्ट्रियल एरा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। मकराना के क्वारीज में काम करने वाले माइनर्स कंटिन्यूअसली काम करते थे। पहले तो ये क्वारीज छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मार्बल सप्लाई करती थीं, लेकिन ताजमहल के लिए उनकी पूरी प्रीवियस आउटपुट से भी ज़्यादा मार्बल की ज़रूरत थी। हर मार्बल ब्लॉक को केयरफुली सिलेक्ट किया जाता था। सिर्फ प्योर वाइट हाई क्वालिटी मार्बल ही एक्सेप्ट किया जाता था। क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सिस्टम था। अगर कोई ब्लॉक में थोड़ा सा भी डिफेक्ट होता था तो वो रिजेक्ट हो जाता था। 1,000 हाथियों की फौज, हर हाथी 2 से 3 टन वजन उठा सकता था। 3,000 बैल, सैकड़ों ऊंट और भैंसों का काफिला। मकराना से आगरा तक 300 किलोमीटर का सफर। विशेष सड़कें बनाई गई, नदी के रास्ते बार्ज का इस्तेमाल हुआ। यह था प्री इंडस्ट्रियल एरा का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन। हाथियों को स्पेशली ट्रेन किया गया था हैवी लोड्स कैरी करने के लिए। हर एलिफेंट का अपना महाउत था जो उसकी केयर करता था। एलिफेंट्स के लिए स्पेशल हार्नेसेस बनाए गए थे जो वेट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रूट प्लानिंग भी बहुत डिटेल्ड थी। वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशंस, रेस्ट स्टॉप्स, सब कुछ प्री प्लान्ड था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली डिजाइन्ड वैगन्स बनाए गए थे। ये नॉर्मल कार्ट्स नहीं थे, ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स थे जो मल्टीपल टन्स का वेट हैंडल कर सकते थे। व्हील्स को रीइंफोर्स किया गया था और एक्सल्स को एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाया गया था। टीम्स ऑफ ऑक्सन और एलिफेंट्स मिलकर इन वैगन्स को पुल करते थे। 15 किलोमीटर लंबा अर्दन रैंप बनाया गया संगमरमर के ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए। यह रैंप सिर्फ एक सिंपल स्लोप नहीं था, यह था एक इंजीनियरिंग मार्वल अपने आप में। ग्रेडियंट को केयरफुली कैलकुलेट किया गया था ताकि एनिमल्स आसानी से हैवी लोड्स को पुल कर सकें। रैंप की विड्थ भी काफ़ी थी ताकि मल्टीपल वैगन्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकें। विशेष वैगन्स बनाए गए जिन्हें हाथी और बैल खींचते थे।
पुली सिस्टम का इस्तेमाल करके भारी ब्लॉक्स को सही जगह पहुंचाया जाता था। ये पुली सिस्टम भी बहुत सोफिस्टिकेटेड था। पोस्ट एंड बीम डिजाइन का इस्तेमाल करके ब्लॉक्स को डिजायर्ड पोजीशन तक रेज किया जाता था। ये सब मैनुअल ऑपरेशन था, लेकिन प्रिसिजन बिल्कुल मॉडर्न मशीनरी जैसी थी। 20,000 कारीगरों की ये फौज कोई साधारण मजदूर नहीं थे। ये थे दुनिया के बेहतरीन क्राफ्ट्समैन। बुखारा से स्कल्प्टर्स, सीरिया और फारस से कैलीग्राफर्स, दक्षिण भारत से डिजाइनर्स, बलूचिस्तान से स्टोन कटर्स और इटली से आर्टिजन्स। हर एक अपने फील्ड का मास्टर था। ये वर्कफोर्स असेंबली अपने आप में एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट था। शाहजहां के एजेंट्स पूरी नोन वर्ल्ड में ट्रैवल करके बेस्ट स्पेशलिस्ट्स को रिक्रूट करते थे। ये सिर्फ स्किल के बेसिस पर नहीं था, बल्कि रेप्यूटेशन और प्रीवियस वर्क के बेसिस पर भी सिलेक्शन होता था। कई क्राफ्ट्समैन को स्पेशली इटली से बुलाया गया था पिएत्रा द्यूरा टेक्निक के लिए। काम का ऑर्गेनाइजेशन भी अद्भुत था। हायरार्कियल टीम्स बनाई गई। मास्टर क्राफ्ट्समैन के नीचे स्किल्ड वर्कर्स, उनके नीचे अप्रेंटिसेस, क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सिस्टम था। गर्मियों में सुबह शाम काम, सर्दियों में पूरे दिन, बारिश में इंडोर वर्कशॉप एक्टिविटीज। ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत साइंटिफिक था। गर्मी में मिड डे हीट के दौरान काम रोक दिया जाता था। बारिश के सीजन में आउटडोर वर्क रुक जाता था, लेकिन इंडोर वर्कशॉप्स में इंट्रिकेट कार्विंग और इनले वर्क कंटिन्यू रहता था। वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन भी इंप्रेसिव था। डेली वेजेस, फूड रैशंस, हाउसिंग, मेडिकल केयर, मास्टर क्राफ्ट्समैन को परमानेंट रेजिडेंसी और लैंड ग्रांट्स भी मिलते थे। ये इंश्योर करता था कि बेस्ट टैलेंट प्रोजेक्ट के साथ बनी रहे। ये सिर्फ पेमेंट नहीं था, ये था एक कंप्लीट वेलफेयर सिस्टम। वर्कर्स के फैमिलीज की भी केयर की जाती थी। मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थीं। एजुकेशन की भी व्यवस्था थी। सबसे फैसिनेटिंग है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। वुडन स्कैफोल्ड्स की बजाय कोलोसल ब्रिक स्कैफोल्ड बनाया गया, जो टूम का एग्जैक्ट मिरर था। ये स्कैफोल्ड इतना मैसिव था कि ये प्रैक्टिकली एक डुप्लीकेट स्ट्रक्चर था। लेजेंड कहता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद शाहजहां ने अनाउंस किया कि जो भी इन ईंटों को हटाएगा वो उसे मिल जाएंगी। एक हफ्ते में पूरा स्कैफोल्ड गायब हो गया। हालांकि मॉडर्न स्कॉलर्स इस लेजेंड पर डाउट करते हैं और मानते हैं कि स्कैफोल्ड बैम्बू का था, लेकिन ब्रिक स्कैफोल्ड थ्योरी भी पॉसिबल है। उस टाइम में लेबर कॉस्ट बहुत कम था और ब्रिक्स लोकली अवेलेबल थे। एक डुप्लीकेट स्ट्रक्चर बनाना टेक्निकली फीजिबल था, और अगर ये ट्रू है तो ये दिखाता है कि शाहजहां कितना जनरस था अपने वर्कर्स के साथ। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाई गई। मिनारेट्स को जानबूझकर बाहर की तरफ झुकाया गया ताकि भूकंप के समय वे मेन स्ट्रक्चर से दूर गिरे। ये अप्रोच एस्थेटिक और फंक्शनल दोनों था। मिनारेट्स की आउटवर्ड टिल्ट बेयरली नोटिसेबल है, लेकिन इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डाउल्स और क्लैंप्स का इस्तेमाल करके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स बनाए गए। ये जॉइंट्स स्लाइट मूवमेंट अलाउ करते थे सेस्मिक एक्टिविटी के दौरान, लेकिन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी मेंटेन रखते थे। ये टेक्निक मॉडर्न अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में भी यूज की जाती है। पेट्रा ड्यूरा टेक्निक का इस्तेमाल करके 28 तरह के प्रेशर स्टोन से इनले वर्क किया गया। ये टेक्निक इटालियन क्राफ्ट्समैन से सीखी गई थी। हर फ्लावर, हर पैटर्न मैथमेटिकली प्रिसाइज था। ये सिर्फ आर्टिस्टिक वर्क नहीं था, ये था प्रिसिजन इंजीनियरिंग। हर स्टोन को परफेक्टली कट करना पड़ता था। थोड़ा सा भी गैप या मिसअलाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं था। इनले वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आपको पास जाकर देखना होगा। दूर से लगता है कि ये पेंटिंग है, लेकिन एक्चुअली ये है हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्टोन पीसेस का परफेक्ट असेंबली। हर पेटल, हर लीफ इंडिविजुअली कट और फिट किया गया है। ये वर्क इतना प्रिसाइज है कि जॉइंट्स प्रैक्टिकली इनविजिबल हैं। परफेक्ट सिमेट्री अचीव करना भी एक इंजीनियरिंग मार्वल था। 400 गज ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरा कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया गया था। हर एलिमेंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट था, 1 इंच का भी डेविएशन नहीं था। ये एक्यूरेसी मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बिना अचीव की गई थी। सिमेट्री सिर्फ विजुअल नहीं था, यह था मैथमेटिकल। पूरा कॉम्प्लेक्स एक ट्राइपार्टाइट रेक्टेंगल के रूप में प्लान किया गया था। 3 स्क्वायर्स ऑफ 374 गज ईच। डिफरेंट मॉड्यूलर डिविजन्स यूज किए गए डिफरेंट एरियाज के लिए। 17 गज मॉड्यूल जिलौखाना, बाजार और कारावासराय के लिए, 23 गज मॉड्यूल गार्डन और टेरेस एरियाज के लिए। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एंशिएंट इंडियन मेजरमेंट सिस्टम का यूज किया गया था। अंगुला यूनिट, जो 1.763 सेंटीमीटर के बराबर है, यह सजेस्ट करता है कि प्री मुगल मेथड्स भी एम्प्लॉय किए गए थे। यह दिखाता है कि मुगल आर्किटेक्ट्स कितने नॉलेजेबल थे डिफरेंट आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस के बारे में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी रिमार्केबल था। यमुना से पानी खींचने के लिए एनिमल पावर्ड डिवाइसेस का नेटवर्क बनाया गया। फाउंटेन्स और इरिगेशन के लिए पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम डिजाइन किया गया। ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं था, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस भी थी।
कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी की ज़रूरत थी मोर्टार मिक्सिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और वर्कर्स के लिए। वाटर सप्लाई सिस्टम में अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स थे, स्टोरेज टैंक्स थे और एक्वेडक्ट्स थे। एनिमल्स के द्वारा ऑपरेटेड पुलीज और व्हील से पानी को लिफ्ट किया जाता था। ये पूरा सिस्टम ग्रेविटी और एनिमल पावर पर बेस्ड था, लेकिन एफिशिएंसी मॉडर्न पंपिंग सिस्टम्स जैसी थी। मेन मॉज़ोलियम का कंस्ट्रक्शन 1648 में कंप्लीट हुआ, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स 1653 में रेडी हुआ। टोटल कॉस्ट था 32 मिलियन रुपीस, जो आज के हिसाब से लगभग 52.8 बिलियन रुपीस होगा। ये अमाउंट उस टाइम के लिए एस्ट्रोनॉमिकल था, लेकिन शाहजहां के लिए कॉस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं थी। वो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट परफेक्ट हो। कॉस्ट ब्रेकडाउन भी इंटरेस्टिंग है। मटेरियल्स की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस। सबसे एक्सपेंसिव था ट्रांसपोर्टेशन। मटेरियल्स को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से लाना पड़ता था। लेबर कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की डिमांड थी। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ 22 साल में हुआ। आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के साथ भी इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इतने कम समय में कंप्लीट करना चैलेंजिंग होगा। मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सेफ्टी रेगुलेशंस और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस का टाइम लगता है। उस टाइम में डिसीजन मेकिंग फास्ट था और एग्जीक्यूशन भी फास्ट था। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में जो स्पीड और एफिशिएंसी दिखाई गई, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं थी। ये था परफेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन। हर वर्कर को पता था कि वो हिस्ट्री बना रहा है। ये मोटिवेशन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट था। प्रोजेक्ट का टाइमलाइन भी केयरफुली प्लान था। फाउंडेशन वर्क पहले कंप्लीट किया गया, फिर मेन स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इनले वर्क और डेकोरेटिव एलिमेंट्स बाद में ऐड किए गए। ये फेज्ड अप्रोच था, जो इंश्योर करता था कि कोई भी डिले पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट ना करे। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। क्लियर हायरार्की, डिफाइंड रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल, टाइमलाइन मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज था। मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजर्स आज भी ताजमहल के कंस्ट्रक्शन से सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक्सीलेंट था। रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, प्रॉब्लम एस्केलेशन और सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन, सब कुछ सिस्टमैटिकली हैंडल किया जाता था। रिस्क मैनेजमेंट भी इंप्रेसिव था। वेदर डिलेज के लिए ऑल्टरनेटिव प्लान्स थे, मटेरियल शॉर्टेज के लिए बैकअप सप्लायर्स थे, वर्कर इंजरीज के लिए मेडिकल फैसिलिटीज थीं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का रिजल्ट था। जब आप ताजमहल देखते हैं तो सिर्फ उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट ना करें, उस इनक्रेडिबल ह्यूमन अचीवमेंट को भी याद रखें जो इसके पीछे है। 20,000 लोगों का कोऑर्डिनेशन, हजारों टन मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, रेवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये सब मिलकर बना है ये इटर्नल मॉन्यूमेंट। हर मार्बल ब्लॉक में किसी क्राफ्ट्समैन की मेहनत छुटी है। हर इनले पैटर्न में किसी आर्टिस्ट का पैशन है। हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट में किसी इंजीनियर की जीनियस है। ये कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट का रिजल्ट है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं, टीम वर्क का एग्जाम्पल है। ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं है, यह है ह्यूमन इंजेन्युइटी, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। यह दिखाता है कि जब विजन क्लियर हो, रिसोर्सेज एडिक्वेट हों और टीम डेडिकेटेड हो, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ये लेसन आज भी रेलेवेंट है। मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। लीडरशिप भी क्रूशल था। शाहजहां का विजन क्लियर था। उन्होंने बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं की, बल्कि एक्सपर्ट्स को फ्रीडम दी। ये लीडरशिप स्टाइल आज भी इफेक्टिव है। आज जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी कंस्ट्रक्शन डिलेज देखते हैं, तो ताजमहल की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है। ये बताती है कि एफिशिएंसी सिर्फ मशीन से नहीं आती, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और ह्यूमन डेडिकेशन से आती है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में भी ह्यूमन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी कंट्रोल और डेडिकेशन, ये फैक्टर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ताजमहल इन प्रिंसिपल्स का परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। शाहजहां का ये सपना आज भी दुनिया को फैसिनेट करता है, न सिर्फ इसकी ब्यूटी से, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन की इनक्रेडिबल स्टोरी से भी। यह है ताजमहल, प्रेम में बना लेकिन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस से कंप्लीट हुआ एक टाइमलेस मास्टरपीस। ये मॉन्यूमेंट हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन पोटेंशियल अनलिमिटेड है जब सही डायरेक्शन में चैनल किया जाए।